बज रहे हैं 11 बजे का कोरोना बुलेटिन आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सूत्रों के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से दिए जाने वाले आर्थिक पैकेज को लगभग तैयार कर लिया गया है और इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस पैकेज में छोटे व्यापारियों, दुकानदारों के साथ साथ छोटे उद्योगों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अंतिम रूप दे दिया गया है आर्थिक पैकेज को लेकर। और इसमें जो बात सामने आ रही है वो ये कि इस पैकेज में छोटे जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं और साथ ही साथ जिनके छोटे उद्योग हैं उन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। विक्रांत हमारे साथ और हमारे सहयोगी इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विक्रांत, क्या जानकारी? देखिए, लगभग ये पैकेज तैयार हो गया है और अगले कुछ ही दिनों में इसकी घोषणा भी होगी। इस तरीके की जानकारी हमें सूत्रों से मिल रही है। और पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, और उस समय भी तमाम चीजों पर चर्चा हुई थी और प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से भी कुछ सुझाव दिए थे जिनको इसमें शामिल किया गया है। और अब ये उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में इस पैकेज की घोषणा हो जाएगी। और सबसे ज्यादा जो इस पैकेज में ध्यान दिया जाएगा वो छोटे और मझोले कारोबारियों की तरफ दिया जाएगा। इसके अलावा जो सेक्टर सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हुए हैं, जैसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल्स जो हैं, चाहे वो छोटे छोटे शहरों के होटल हो या फिर एविएशन इंडस्ट्री, इन सब चीजों पर खास तौर पर ध्यान दिया जाएगा। जी। और अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के मालेगांव में लोगों ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की। समय रहते हुए और पुलिस बल ने पहुंचकर अपने साथियों को बचाया। दरअसल लॉकडाउन के दौरान पुलिस लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रही थी, तभी अचानक भारी भीड़ ने पुलिस पर हमले की कोशिश की। मालेगांव में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और 100 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक, ऐसे में परिस्थितियों को कैसे संभाला जाए जब पुलिस वहां लोगों को रोक रही है कि आप घरों से ना निकलिए, केसेस बढ़ रहे हैं, 100 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग घरों से निकल रहे हैं? हाँ बिल्कुल जी। अर्पिता, आपने देखिए पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज होते जा रहा है क्योंकि मालेगांव में जो कोरोना वायरस के मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। यही वजह है कि मालेगांव में कई इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं ताकि लोग अपने घरों से और अपने इलाकों से बाहर ना निकलें। उसके बावजूद भी वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी पालन नहीं किया गया है और सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे आ गए थे और पुलिस की जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी उसको तोड़ने और हटाने की कोशिश की गई थी। और वीडियो में साफ नजर भी आ रहा है कि कुछ पुलिस वालों को उन्होंने अटैक करने की कोशिश भी की थी, लेकिन समय रहते वहां पर पुलिस के भारी बल वहां पर पहुंचा और भीड़ को तितर बितर करने की जो कोशिश की गई ताकि जो पुलिस वाले ड्यूटी पर हैं उनको कोई भी चोट या फिर कोई डेंजरस ना उनको ना हो। लेकिन जिस तरीके से ये मालेगांव में हो रहा है वो विवेक, आप रहिए हमारे साथ। वहीं महाराष्ट्र से एक और खबर। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने मुंबई के धारावी इलाके के लोगों से कोरोना की जांच के लिए खुद आगे आने को कहा है। धारावी की 20 लाख आबादी है और यहाँ फिलहाल 150 डॉक्टरों की टीम लगाई गई है और ऐसे में यहां कोरोना की रोकथाम मुश्किल हो रही है। धारावी में अब तक 169 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं जबकि 12 लोगों की मौत हो गई है। तो अब यह आंकड़ा जो है वो बढ़ रहा है और इसीलिए अपील ये की जा रही है कि जो लोग जिन्हें थोड़ा भी ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्हें कोरोना हो सकता है वो जांच के लिए आगे आए। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, ये अपील लोगों तक किस तरीके से पहुंचाई जा रही है? हाँ अर्पित, आपको बताना चाहेंगे कि धारावी जो है वो एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। 20 लाख से ज्यादा आबादी वहाँ पर रहती है और ऐसे में जो कोरोना वायरस के जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 169 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, 12 लोगों की मौत हो चुकी है। तो महाराष्ट्र सरकार खासकर हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है कि उन इलाकों में खासकर जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, धारावी, कोलीवाड़ा और मुंबई के अलग अलग जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, वहाँ पर कोरोना मरीजों या कोरोना सिम्टम्स के लोगों को इलाज करना। हालांकि महाराष्ट्र सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि डोर टू डोर टेस्टिंग की जा रही है, की जा रही है, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार गुजारिश कर रही है लोगों से कि अगर उन्हें जरा सी भी सिम्टम्स कोरोना के दिख रहे हैं तो वो खुद सामने आए, डॉक्टर के सामने आए ताकि जो ये वायरस है दूसरी जगह ना फैल पाए। जी। तो वहीं देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। 21,393 हो गई है ये संख्या, जबकि अब तक 681 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना के 4,258 मरीज ऐसे भी हैं जो अब तक ठीक हुए हैं। पिछले अगर 24 घंटे की बात करें तो 1400 के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है नए केस आने का, जबकि 41 मरीजों की मौत हुई है। तो ये जो आंकड़े हैं वो चिंता बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये जो मरीजों की संख्या आ रही है पिछले 24 घंटों में वो बढ़ रही है, जो अब चिंता का सबब बनती नजर आ रही है। और इसी के साथ अगर देश में बात करें तो कोरोना के मरीजों की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। 21,393 हो गई है ये संख्या।
तो देश के ज्यादातर राज्य कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले मरीजों की रफ्तार बहुत तेज है और वहां कोरोना के मामले भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे खराब स्थिति महाराष्ट्र की है, जहां अब तक 5600 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। कोरोना महामारी से जूझ रहे राज्यों में दूसरा नंबर गुजरात का है, जहां 2400 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। बीते कुछ दिनों में गुजरात में मरीजों की रफ्तार तेजी से बढ़ी है और तीसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां कोरोना के कुल मामले 2250 के आसपास है। चौथा नंबर राजस्थान का है, जहां अब तक कोरोना के 1890 मामले सामने आए हैं और पांचवा नंबर तमिलनाडु का है, जहां 1600 से ज्यादा मरीज अब तक सामने आए हैं। कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में है, लेकिन कुछ देशों में हालात बेहद खराब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के कुल मामले 8.5 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरे नंबर पर स्पेन है, जहां कोरोना के मामलों की तादाद 2 लाख से भी ज्यादा है। तीसरा नंबर इटली का है, जहां अब तक 1,87,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना के मामलों में चौथा नंबर जो है वो फ्रांस का है, जहां कुल मामले 1,57,000 से ज्यादा हो चुके हैं और पांचवें नंबर पर जर्मनी है, जहां अब तक 1.5 लाख मामले सामने आ चुके हैं। जर्मनी की एक कंपनी ने कोरोना वैक्सीन बनाने का इसी बीच दावा किया है। इसी के साथ जर्मनी ने इंसानों पर कोरोना वायरस वैक्सीन के परीक्षण को मंजूरी दे दी है और इसके लिए पहला परीक्षण 18 से 55 साल के 200 स्वस्थ लोगों पर किया जाएगा। ये लोग वहां से फरार होने में कामयाब कैसे हो गए? जी राज, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपके सामने कर्फ्यू के दौरान अमृतसर में गुंडागर्दी और गुंडागर्दी साफ तौर पर देखी जा सकती है कि एक घर पर पत्थर बरसाए जाते हैं। भीड़ की शक्ल में ये करीब 20 युवक पहुंचते हैं और एक घर पर हमला करते हैं। सवाल ये कि कर्फ्यू के दौरान कैसे ये हमला हो सकता है। कर्फ्यू के दौरान जब सख्ती रहती है, बिना पास के अगर ये घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं है, तो ऐसे में ये तमाम लोग एक साथ कैसे आ सकते हैं, सड़क पर गलियों में घूम सकते हैं। तो ये हमारा न्यूज़ 18 पंजाब चैनल आप देख रहे थे, जहां पर ये स्थिति है कि कुछ लोग गुंडागर्दी करते हुए कैमरे में नजर आए हैं। हालांकि ये बड़ा सवाल कि लोग एक साथ इकट्ठा कैसे हो पाए ऐसे वक्त पर जब देश में लॉकडाउन लागू है। ये तमाम सवाल जिस पर अभी जांच की जा रही है। ये भी खबर कि वहां पर कुछ लोगों ने पथराव भी किया है, उन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो जो स्थिति है देश में, आप समझिए कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें घर पर रहने के लिए कहा जा रहा है, वो मानने को तैयार नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर आ रहे हैं, पुलिस से उलझ रहे हैं, उन पर पत्थरबाजी भी कर रहे हैं। समझना होगा कि देश की सिचुएशन क्या है और आपको पूरा साथ भी देना होगा। जर्मनी की बात कर लेते हैं। जर्मनी की एक कंपनी ने कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया और इसी के साथ जर्मनी ने इंसानों पर कोरोना वायरस वैक्सीन के परीक्षण को मंजूरी दे दी है। इसके लिए पहला परीक्षण 18 से 55 साल के 200 स्वस्थ लोगों पर किया जाएगा। जर्मनी की एक बायोटेक कंपनी यह परीक्षण करेगी, जो इंसानों में वैक्सीन के जरिए इस वायरस से लड़ने की क्षमता देखेगी। पहले परीक्षण के बाद अगली स्टेज में उन लोगों पर परीक्षण किया जाएगा जिनको कोरोना वायरस होने का खतरा ज्यादा है। इससे पहले यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक भी वैक्सीन बनाने का दावा कर चुके हैं और यहां भी इंसानों पर परीक्षण को मंजूरी मिली है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पूरी तरह से सील किए जाने के बाद पुलिस अब काफी सख्ती बरत रही है और किसी भी जरूरी काम से जुड़े शख्स को बिना कर्फ्यू पास के दिल्ली नोएडा बॉर्डर पार करने की इजाजत नहीं है। पुलिस बिना जांच किए किसी भी को जाने नहीं दे रही है और इसी दौरान कुछ बैंक कर्मियों के पास नहीं था, जिन्हें पुलिस ने बॉर्डर से लौटा दिया। इतना ही नहीं, पुलिस कर्मियों के साथ साथ मेडिकल टीम भी तैनात की गई है, जो आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। इस दौरान लोगों को बुखार भी चेक किया जा रहा है और अगर किसी में कोई लक्षण दिखते हैं तो उन्हें अस्पताल भेजा जाता है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर अब पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। आज दूसरा दिन है जब ये आदेश दिया गया है कि दिल्ली और नोएडा का बॉर्डर जो है वो पूरी तरीके से सील रहेगा और आज दूसरे दिन भी काफ़ी ज़्यादा सख्ती जो है वो बॉर्डर्स पर देखी जा रही है। तमाम पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात हैं, हर किसी की जांच की जा रही है, उनसे पास मांगा जा रहा है क्योंकि साफ तौर पर डीएम के आदेश हैं कि जिनके पास
पास होंगे सिर्फ उन्हीं को ही बॉर्डर क्रॉस करने की इजाज़त होगी। इसके लिए स्पेशल पास बनाए गए हैं। एसेंशियल सर्विस में जो लोग लगे हुए हैं सिर्फ उन्हीं को पास दिए गए हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, मेडिकल स्टाफ हो या मीडिया कर्मी हो, सभी के लिए अब पास बना दिए गए हैं। और इसके बाद से अब जो सख्ती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हमारे साथ राकेश जी हैं। सर, कल से ये शुरू हुआ है जब दिल्ली और नोएडा का बॉर्डर सील हो गया है, कितनी सख्ती बरतनी पड़ रही है और कैसे लोग क्या कह रहे हैं? हम लोग इसका 100% पालन करा रहे हैं। जिनको छूट दी गई है कि उनके अलावा किसी को भी जाने नहीं दे रहे हैं, उनको समझा बुझा कर, और जो नहीं मान रहे सख्ती से वापस करा रहे हैं। वहीं झारखंड के गढ़वा में कोरोना का नया मरीज मिला, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये मरीज कुछ दिन पहले रांची से लौटा था, जिसे होम क्वारंटीन की सलाह दी गई थी। बाद में जांच में इसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके तुरंत बाद मरीज के घर के 3 किलोमीटर के दायरे को प्रशासन ने सील कर दिया। वहां पर लोगों को जरूरत का सामान प्रशासन की ओर से ही मुहैया कराया जाएगा। वहीं राजस्थान में लॉकडाउन के बीच मजदूरों को काम देने के लिए मनरेगा में काम की शुरुआत कर दी गई। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मनरेगा में किए जा रहे काम का जायजा लिया और मजदूरों की सुरक्षा का ध्यान रखने के निर्देश भी दिए। वहीं सचिन पायलट ने मजदूरों को दिए जाने वाले मास्क, सैनिटाइजर, दवाओं जैसी चीजों की जांच भी की। और इस बीच मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए काम किया, जबकि सचिन पायलट ने भी जांच के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा। दावा किया गया कि राजस्थान में करीब 6 लाख मजदूरों ने मनरेगा में काम करना शुरू कर दिया है। कोरोना के खिलाफ जंग में हर कोई अपने अपने स्तर पर योगदान दे रहा है और इसी कड़ी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी सविता कोविंद ने भी मास्क खुद से बनाकर कोरोना से जंग में डटे रहने का संदेश दिया। सविता कोविंद गरीबों के लिए मास्क सिल रही हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की पत्नी सविता कोविंद ने राष्ट्रपति एसेट्स के शक्ति हाथ में मास्क की सिलाई कर संदेश दिया कि संकट की घड़ी में एक दूसरे का साथ देकर ही कोरोना को हराया जा सकता है। यूपी में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1173 हो चुकी है और लखनऊ में कोरोना के 2 नए मरीज सामने आए हैं। आगरा में भी 13 और कानपुर में कोरोना के 8 नए मरीज सामने आए हैं। और इसी के साथ साथ जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो पूरे इलाके जहां से कोई भी केस आ रहा है उसे भी हॉटस्पॉट में तब्दील कर दिया जा रहा है, पूरे इलाके को सील कर दिया जा रहा है। तो यूपी की स्थिति अगर हम देखें तो वहां मरीजों की संख्या जो है वो 1000 के आंकड़े को पार करके 1173 पर पहुंच गई है। लखनऊ में कोरोना के 2 नए मरीज सामने आए हैं। आगरा में भी 13 मामले सामने आए हुए। कानपुर की अगर बात करें तो वहां 8 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में मदद के लिए फिर हाथ आगे बढ़ाए हैं। स्मृति ईरानी के निर्देश पर बड़ी मात्रा में मास्क, सैनिटाइजर और गमछे अमेठी भेजे गए। बीजेपी जिलाध्यक्ष की ओर से संगठन पदाधिकारियों, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को मास्क, सैनिटाइजर और गमछे भेजे गए। अमेठी में जरूरतमंदों को अनाज और राहत का सामान भी पहुंचाया जा रहा है। तो स्मृति ईरानी जो अपने संसदीय क्षेत्र का ख्याल रख रही हैं, वहां पर जो भी जरूरी सामान हो, चाहे वो मास्क, सैनिटाइजर पहुंचाने का काम हो, वो भी वहां पर करने की कोशिश हो। साथ ही साथ जो लोग ऐसे हैं जिन तक राशन नहीं पहुंच पा रहा है, अनाज नहीं है उनके घर में, उनको अनाज और राशन पहुंचाने की भी व्यवस्था की जा रही है। यानी जो भी जरूरतमंद है उन तक सारी सुविधाएं पहुंचाई जा सके, उन्हें सैनिटाइजर, मास्क दिया जाए और खाने के लिए अनाज और राशन पहुंचाया जाए। और इसी बीच एक बड़ी खबर, कोरोना के खिलाफ जारी जंग के बीच सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सोनिया ने कहा कि केंद्र सरकार में गंभीरता की कमी है। सोनिया ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने पीएम से टेस्टिंग बढ़ाने का आग्रह किया था। सोनिया ने कहा पीपीई किट भी खराब क्वालिटी की है। उन्होंने कहा कि देश में किसानों और मजदूरों के हालात भी खराब है। यानी सरकार जो है वो इन विषयों पर नहीं सोच रही है। अरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण, इन सब के बीच अब ये सोनिया गांधी का बयान जिसमें वो कह रही है कि सरकार गंभीर नहीं दिख रही है। देखिए, निश्चित रूप से वो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे पत्र लिख करके केंद्र सरकार को, उनको पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया, आंशिक तरीके से, यानी उनके कुछ सुझावों को माना गया, वो भी बहुत ही पार्शियली, बहुत ही आंशिक तरीके से, ठीक ढंग से उसको लागू भी नहीं किया गया। वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन का जो पहला फेज था उसी में सिर्फ एक फेज में ही 12 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं।
ये आरोप उन्होंने लगाया है। इसके साथ ही साथ जो मध्यम और लघु उद्योग हैं उनके लिए स्पेशल पैकेज देने की मांग उन्होंने की है, क्योंकि आने वाले दिनों में उनका कहना है कि स्थिति और ज्यादा गंभीर होने वाली है, क्योंकि लॉकडाउन लगातार चल रहा है और उसके चलते तमाम जो सेक्टर हैं, ग्रोथ सेक्टर हैं, उनमें भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रही है, और उसी बैठक में न सिर्फ कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं बल्कि राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं, और 2 मुख्यमंत्रियों ने अब तक उसमें बात कही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्होंने कहा है कि जीएसटी का जो हिस्सा राज्यों का होता है वो केंद्र सरकार ने अब तक नहीं दिया है। उन्होंने 1 लाख टेस्टिंग किट मांगी थी, उनमें से सिर्फ 10,000 दी गई है। और अशोक गहलोत ने भी कहा है कि टेस्टिंग किट जो है, रैपिड टेस्टिंग किट, वो फेल हो गई है। तो एक तरह से सरकार पर एक के बाद एक। हैदराबाद में रक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था डीआरडीओ ने 2 कंटेनरों में कोरोना टेस्टिंग लैब तैयार की है और इन लैब को वहां के एक अस्पताल में तैयार किया गया है और इन्हें महज 15 दिन में तैयार करने का दावा भी किया गया। बताया गया कि इस खास टेस्टिंग लैब में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लैब की सभी सुविधाएं मौजूद हैं। इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो इसे एक जगह से दूसरी जगह पर भी ले जाया जा सकता है। डीआरडीओ ने इस लैब को सिर्फ 15 दिनों में तैयार कर दिया। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। खास बात यह है कि ये जो लैब है ये मूवेबल है, यानी इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है। और जाहिर तौर पर इस वक्त की ज़रूरत भी यही है कि जहां भी ज़रूरत हो वहां इस तरह की लैब को पहुंचाया जा सके। डीआरडीओ के अधिकारी ने दावा किया कि इस लैब में एक दिन में 1000 सैंपल टेस्ट किए जा सकते हैं। जो भी सैंपल भी चेक करते बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसको 100% सेफ्टी एनवायरनमेंट में लोग टेस्ट करना पड़ता है। ऐसा बनवाया गया है कि कम से कम 1000 सैंपल्स कर सकते हैं एक आदमी। बताया गया कि ऐसे लैब को तैयार करने में 6 महीने का वक्त लग जाता है। लॉकडाउन के समय छात्र किस तरह पढ़ाई कर रहे हैं और इस मुश्किल दौर में बच्चों के माता पिता उनकी किस तरह मदद कर पा रहे हैं, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी आनंद नरसिम्हन ने ऑनलाइन पढ़ाई के एक प्लेटफॉर्म वेदांतु के सीईओ वस्मी कृष्णा से बात की। पढ़ाई का जो प्रकरण है उसको कैसे शिक्षा का जो प्रकरण है उसको कैसे जारी रखा जाए, तो एक माध्यम है, एक तरीका है ऑनलाइन लर्निंग। और इसी एरिया में और इसी जगह में काफ़ी तरह से सक्षम और प्रबल है वेदांतु, और उसके सीईओ और को फाउंडर हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं वंशी कृष्णा। वंशी नमस्ते, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद यहाँ पर न्यूज़ 18 नेटवर्क पर। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है लर्निंग का, ये कैसे स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है और आप इसमें किस तरह से कार्यरत हैं? श्योर, शुक्रिया आनंद मुझे शो पे इनवाइट करने के लिए। हम जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस कोविड सिचुएशन की वजह से जो भी सिचुएशन चल रही है ऑब्वियसली नॉर्मल नहीं है, राइट? और हम सब इस चीज को स्ट्रगल कर रहे हैं इससे, और तरीके ढूंढ रहे हैं कि हम किस तरीके से चीजें जो नॉर्मल से करीब हो सकती है उसको हम कंटिन्यू करें। इस पूरी चीज में सबसे बड़ा जो एक एरिया है जो इफेक्ट हुआ है, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया है, इज एजुकेशन। तो एजुकेशन के अंदर स्कूल्स मेजर एग्जाम्स डिले हुई हैं, बोर्ड एग्जामिनेशंस, जेई नीट जैसे एग्जामिनेशंस भी डिले हुई हैं, राइट? और इसकी वजह से काफी एंग्जाइटी है स्टूडेंट्स के अंदर, मोर इम्पोर्टेंटली पेरेंट्स के अंदर। पेरेंट्स जो है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोई और तरीका नहीं है उनके पास स्टडीज को कंटिन्यू करने के लिए, तो ये सब चैलेंजेस चल रहे हैं। एंड होप करते हैं हम कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो। बट इस पूरे ड्यूरेशन में लास्ट 25 दिन से जो लॉकडाउन चल रहा है, वेदांतु ने जो कि वन ऑफ द लीडर्स है ऑनलाइन ट्यूटरिंग में, जो 2014 से हम लोग ये कर रहे हैं, तो हम लोगों ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है इसके अंदर आनंद। हम लोगों ने अपना जो प्लेटफॉर्म है, वेदांतु का जो प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर टीचर्स लाइव पढ़ाते हैं अपनी जगह से, और स्टूडेंट्स जहां से भी हों, जहां मर्जी हों इंडिया में, घर से बैठ के लैपटॉप या मोबाइल या टैबलेट से लॉग इन करके वो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो वेदांतु का प्राइमरी मॉडल ये है। तो इस पूरे लॉकडाउन के दौरान वेदांतु ने ये जो हमारा पूरा प्लेटफॉर्म है ये फ्री कर दिया है इंडिया के सारे स्टूडेंट्स के लिए, राइट फ्रॉम ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 12 तक, राइट? सो ग्रेड 1 से ग्रेड 12 के बीच में सारे स्टूडेंट्स अक्रॉस बोर्ड आ सकते हैं, और वेदांतु के अंदर जितने भी मास्टर टीचर्स हैं उनकी क्लासेस रोज होती हैं, और वो टाइमिंग सब ऐप के अंदर है, तो वो आके अटेंड कर सकते हैं। तो ये हमने अराउंड मार्च के लास्ट वीक के अंदर हमने ओपन किया था,